हेलो फ्रेंड, सीके क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। जिस प्रकार से हमको एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं उसी प्रकार से आज हम लोग पॉलिटिकल का देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, यानी कि लोकतंत्र जो है कि क्या है, लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, लोकतंत्र क्या और क्यों। यानी कि जो जनता द्वारा चुना गया शासकों को ही लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जो हम लोग वोट का अधिकार, यानी कि अपने वोट के माध्यम से जो कि शासकों को चुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय, सबसे पहले है परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार की लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्ययन पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। यानी कि इस अध्ययन में हम पढ़ने के बाद हम लोकतंत्र द्वारा चुना गया कौन सा है और कौन सा गैर लोकतंत्र है उसके बारे में, यानी कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बारे में, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि दोनों को अंतर निकाल सकते हैं। अंतर निकाल सकते हैं। इस अध्ययन के अंत में हम न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा जाएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय है। यानी कि समकालीन दुनिया में देखा जाए तो लोकतंत्र ही लोकप्रिय है। आप जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर अधिक मात्रा में लोकतंत्र के द्वारा चुना गया शासन चलता है। यानी कि लोकतंत्र के द्वारा ही चुना गया हम लोग का सरकार चलता है। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है, कौन सी चीज़ है जो दूसरी व्यवस्था को बेहतर बनाती है, और क्या यही शासन सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम अध्ययन के बारे में हिस्से में चर्चा करेंगे। यानी कि क्यों, काहे कि लोकतंत्र द्वारा चुना गया ही शासन बेहतर है, अच्छा काम करता है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है इसके बारे में अध्ययन करते देखिए। पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र क्या है। यानी कि लोकतंत्र से अब क्या समझते हैं, किसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, क्या है लोकतंत्र, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि सरकार का जो विभिन्न रूप है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि सरकार का स्तर है, उसके बारे में हम लोग विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ समान विशेषता है। यानी कि लोकतंत्र की अब तक जो कि आपकी समझ के आधार पर, यानी कि आप कितना जानते हैं, उसके कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों को कुछ समान जो कि विशेषता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र सरकार, दूसरा पॉइंट है कि गैर लोकतंत्र सरकार। यानी कि किसको हम लोग लोकतंत्र सरकार बोलते हैं, यानी कि किसको हम लोग जनता के द्वारा चुना गया सरकार बोलते हैं, और गैर लोकतंत्र सरकार जिसमें जनता का भागीदारी नहीं होता, जो शासकों के द्वारा चुना हुआ, या फिर जिस प्रकार क्या चीज बोलते हैं, राजा महाराजा के द्वारा
इस प्रकार यानी कि जिसका जो है कि जैसे कि पहले राजा का शासन चलता था, उसके बाद राजक बेटा आया, उसके ऊपर फिर राजक बेटा आया, तो इस प्रकार जो शासन करते हैं उसको हम लोग गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार में होता क्या है जी, जो कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार, यानी कि हम और आप जो सुनते हैं वोट के माध्यम से, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। आइए इस सब के बारे में हम लोग परिभाषा जानते हैं। तो पहला परिभाषा में परिभाषा क्यों जरूरी है, यहाँ शब्द आए एक परिभाषा जो है कि क्यों जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र सरकार का जो है कि परिभाषा क्यों जरूरी है। आगे पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक माधवी छात्र मेरी की अवधि पर गौर किया। वह लोकतंत्र का परिभाषा करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती, यानी कि वह जो मेधावी छात्र है जो कि लोकतंत्र का शासन की जो व्यवस्था जो है वह चीज़ को ही पसंद नहीं करती है। कुछ बुनियादी जो है कि सवाल पूछना चाहती है, यानी कि मेधावी चाहती है। उसकी अध्यापिका मार्डिलिडा लिंगदो ने इस सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा के अन्य छात्रों भी यह चर्चा में भाग लेने लगे। यानी कि कुछ बच्चा है, मेधावी छात्र है जो क्लास में और सवाल पूछना चालू किया लोकतंत्र के बारे में, और इस चीज़ के बारे में, लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा क्लास में होना शुरू हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेधावी क्या बोलती है। पहला है मीरी मैडम, एक छात्र मैडम से पूछती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता कि पहले लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और फिर अब आकर हमें लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह चीज़ किसने किया? मीरा ने पूछा कि मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं है। पहले लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में चर्चा की, यानी पहले तो आप चर्चा की लोकतंत्र के बारे में, कि अब यहाँ आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, यानी कि मीरा जो है कि लोकतंत्र के जानने के बारे में मैडम से बोल रही है कि इस जो काम अब कर रहे हैं, जानने की कोशिश जो बाद में कर रहे हैं, वो चीज़ तो हमको पहले करना था, और पहले आशा पहले पढ़ाई, अब क्यों ऐसा ठीक नहीं है। तो ये चीज़ मैडम से पूछ रही, कौन पूछ रही है? मीरा ने पूछ रही है। उसी बीच में एक और आया लिंगदो जो है कि मैडम है, लिंगदो मैडम उसको जवाब देती है। कौन जवाब देती है? लिंगदो मैडम, तुम्हारी बात में दम है। किसको बोल रही है? मीरी को बोल रही है। मैडम बोल रही है कि तुम्हारी बात में दम है, पर क्या हमने अपने सामान्य जीवन भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या फिर प्रेम जैसे शब्दों को उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों के बहुत स्पष्ट और समान परिभाषा शब्दों का उपयोग करके ही हम उसका अर्थ जानते हैं? यानी कि लिंगदा मैडम ने बोली कि तुम्हारे बात में दम तो है, क्या इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं? कि सोचो, अपने में सोचो और स्पष्ट करो कि उपयोग करके हम उसका अर्थ जानते हैं। तो फिर मीरी ने बोली, फिर जो है कि कौन बोली? मेरी ने। फिर मेरी ने बोली कि फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? फिर मैडम ने बोली, हमें परिभाषा तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती। सही बात है।
परिभाषा यानी कि किसी को अर्थ के बारे में हमको तभी ज़रूरत पड़ता है जब कोई भी चीज़ समझने में हमको दिक्कत होती है, परेशानी में होता है, यानी कि जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हम बूंदी बदल फटने जैसे स्थिति और समान बरसात में फर्क पड़ता है। क्या बोल रहा है कि बूंदी और बादल फटने जैसे स्थिति में, माने कि बादल फटने जैसे स्थिति में समान बरसात फर्क करता है। लोकतंत्र पर ही यह बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत, क्योंकि लोग शब्द का प्रयोग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के सरकार भी खुद को लोकतंत्र ही कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो है कि लोकतंत्र के बारे में बताना चाह रहा है कि परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई भी चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं सरल तरीका से। आगे रिंगबैंग योग है कि रिंगबैंग ये भी एक छात्र है, ये क्या बोलते हैं, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। रिवी यंग जो है कि ईबी क्लास का एक छात्र है, ये बोलता है मैडम से, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन अपने हम इब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। मैडम ने बोला था एक दिन हम अपने इब्राहम लिंकन के बारे में वाक्य सुनाया था कि लोगों के लिए, लोगों और लोगों के द्वारा चलने वाला शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलने वाला शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में यह स्वयं पर राज करती है। यानी कि लोगों के द्वारा लोगों में चलने वाला शासन व्यवस्था ही शासन है, जो कि मेघालय में यह स्वयं के द्वारा राज करती है और इस सभी लोग मानते भी हैं और हमें इसे बदलाव करने की क्या जरूरत है। फिर लिंग मैडम ने क्या बोलती है, आगे चलते हैं। लिंगदे मैडम में क्या बोलते हैं, मैं यह नहीं कहती हूँ कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। कौन बोल रही है, लिंगदो मैडम ने। जब तक हम इस मसले पर खुद विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा। यानी कि जब तक इसके बारे में हम खुद विचार ना करें, यानी कि लोकतंत्र के परिभाषा के बारे में, तब तक उसको बताने या फिर समझने में हमको मुश्किल होगा। लेकिन सर्वोत्तम परिभाषा हमें किसी चीज़ की सिर्फ उसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यानी हमें किसी भी परिभाषा को स्वीकार उसी प्रकार से नहीं कर लेना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से वह बता रहा है। किसी बहुत नामी निगरानी आदमी ने उसके लिए भी कुछ बहुत अच्छा कहा है कि सभी लोग उसे सही मानते हैं। कौन बोल रहा है, लिंगदा मैडम ने। आगे देखिए, एक बच्चा भी और है, वो क्या बोलता है, जिसका नाम है ओलांदा। क्या नाम है, ओलांदा। मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ कौन बोला, ओलांदा, कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द से
यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना है, यानी कि यूनानी शब्द यानी कि क्या बोला है, डेमोक्रेसी। क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है कि एक यूनानी शब्द से डेमोक्रेशियन से बना है। यूनानियों में डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमो का क्या अर्थ होता है, लोग। और क्रेसी का अर्थ होता है शासन करना। यानी कि इलंगदा ने मैडम से कहा कि इलंगदा कहीं सुना हुआ है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द से बना है, डेमोक्रेसी से बना है। यूनानियों में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिस का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों द्वारा लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी से अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है, ये चीज कौन बोल रहा है, अलंगदा ने। फिर लिंगदा मैडम ने इस चीज का जवाब देती है। लिंगदा मैडम ने इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से इसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोग नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा हुआ या बांधा हुआ नहीं रहता, यानी कोई भी शब्द उसके मूल के साथ कोई जरूरी नहीं है कि उससे बांधा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है या फिर उसी से रिलेटेड है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता है। बात तो सही है कि समय के साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है और उसका प्रयोग करने का तरीका भी बदलता भी रहता है। पर कंप्यूटर शब्द ही लोगों को कम्युनिटिक अर्थ गणना शब्द से बना है। कंप्यूटर जो है कि ये किस प्रकार से बना है, गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं का सरलतम से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि मुश्किल गणनाओं को सरलतम से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इसका अर्थ कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने और संगीत बनाने में उपयोग करता है। संगीत बनाने और सुनने और फिल्म देखने के लिए उपयोग करता है। तो इस प्रकार लिंगदा मैडम ने अपने उदाहरण के साथ पेश की। आगे चलिए देखते हैं। पर समय बीतने के साथ साथ उसका अर्थ बदल जाता है। बात सही है, समय के अनुसार जो है कि उसका अर्थ बदल जाता है, चेंजिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्द का मूल अर्थ ही भरोसा करना बहुत ही उपयोगी नहीं है। इस चीज कौन बोल रही है, लिंगा मैडम ने बोल रही है। आगे फिर मेरी छात्र है वो मैडम से क्या बोलती, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचकर कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इस परिभाषा को गढ़नी होगी। यानी कि मेरी जो है कि छात्र है वो मैडम से फिर कहती है कि इसके बारे में हमको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सोचने का। इसके बारे में हमको खुद से सोचना होगा, अर्थ जानना होगा और फिर इसके बारे में परिभाषा गढ़ना होगा। लिंगदा मैडम आगे क्या बोलती हैं, लिंगदा मैडम एकदम सही है। ये जो है कि मेरी का जवाब दे रही है कि कौन दे रही है, लिंगदा मैडम एकदम सही है, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। इसके बारे में लिंगदा मैडम बोल रही है कि आओ आप काम कर ही डालें, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि देखिए एक
सरल परिभाषा, यानी कि लोकतंत्र का क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करते हैं, यानी कि खुद को क्या कहते हैं, खुद को जो है कि लोकतांत्रिक बताने का क्या करते हैं, लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाले। सरकार के बीच उसके समानता और असमानता से जुड़ी थी सभी लोकतंत्र व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। यानी सरकार के बीच जो है कि एक सरल लोकतंत्र को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, यानी कि लोगों के पास अपनी सरकार के चुनने का अधिकार होना, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि एक लोगों के पास जो है कि एक सरल अधिकार होना चाहिए, इसके लिए एक हम सरल परिभाषा के शुरुआत करते हैं। परिभाषा क्या बोलता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करता है। यानी कि लोकतंत्र जो है कि शासक यानी कि सरकार का एक ऐसा रूप है जिसका चुनाव जनता, यानी कि जिसका चुनाव शासक यानी कि चुनाव लोग करते हैं। लोग मतलब जनता, जनता मतलब कि हम और आप जो है कि चुनाव करता है। पहला परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, यानी कि लोकतंत्र का शासन यानी सरकार का एक ऐसा रूप है जिसका चुना शासक को हम चुना लोग करते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है। पहला परिभाषा ये हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार में सैनिक शासन का चुनाव लोग नहीं किया है। म्यांमार का जो है कि सरकार को शासन म्यांमार में जो है कि सैनिक के चुनाव का जो है कि चुनाव लोग नहीं करता है। म्यांमार का जो है कि सरकार को चुनाव जो है कि लोग नहीं करता है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण है, जिन लोगों का यानी कि जिसका जो है कि वहाँ सेना पर राजतंत्र है, जिन लोगों का, वे देश का शासक बन जाते हैं। यानी कि म्यांमार में क्या होता है कि वहाँ जनता यानी कि लोग शासन को चुना नहीं करते, यानी सरकार को चुना नहीं करते। म्यांमार में जो है कि जिसका वहाँ दबदबा है, यानी कि जिसका शासन पर दबदबा है, वही वहाँ का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, यानी कि सरकार बन जाता है। शासक के फैसले में लोगों का कोई भागीदारी नहीं होता, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब लोकतंत्र वहाँ माने कि जब शासक खुद नहीं चुनता है वहाँ, जबकि यानी कि जब वहाँ के लोग खुद वहाँ का सरकार को नहीं चुनता है, तो इससे जाहिर सा बात है कि वहाँ पर सरकार वहाँ पर खुद अपने आप में दबदबा करेगा और जनता की बात नहीं सुनेगा। पैंसे चिली में तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार पैंसे जो है कि चिली है, वहाँ भी तानाशाही का चुनाव जो है कि लोग नहीं करते, यानी कि जनता नहीं करते हैं। यही बात है कि राजशाही पर लागू होता है। उसी प्रकार देखिए कहाँ कहाँ हो गया आपका म्यांमार हो गया, और फिर कहाँ हो गया? म्यांमार हो गया, एगो म्यांमार हो गया, और फिर ये हो गया पैंसे चिली। इन दोनों जगह पर शासन का चुनाव जो है कि सरकार का चुनाव लोग नहीं करते हैं, नहीं, जिसका वहाँ दबदबा है, जिसका राजतंत्र चल रहा है, उसी के बेटा उसी के सुना वहाँ पर सरकार बनते हैं। जब सरकार उसी प्रकार बनता है तो जनता की आवाज़ कैसे सुनेगा? आगे देखो।
जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर लागू होता है। सऊदी अरब, कहाँ पर? सऊदी अरब के शासन लोगों द्वारा शासन नहीं चुने गए हैं, यानी सऊदी अरब में जो है कि शासक का चुनाव भी वहाँ पर भी लोग नहीं करते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यहाँ हक पाया है। यानी कि कहाँ कहाँ बोले, एक तो बोले म्यांमार बोले, एक चिली बोले, उसी प्रकार सऊदी अरब में भी शासक का चुनाव लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर राज परिवार के जन्म लेने वाले कि लोग ही वहाँ पर शासन करते हैं, यानी कि जो पहले से करने आ रहे हैं, यानी कि राजा के परिवार पहले से जो शासन करने आ रहे हैं उसी का पूर्वज शासन कर रहा है, फिर वो मर गए तो उसी के पूर्वज शासन किया। तो इस प्रकार वहाँ तानाशाही चलता है। कहाँ? सऊदी अरब में। आगे क्या बोलता है? लेकिन सरल परिभाषा का पूर्ण प्राप्त नहीं है। इसने हमें इससे हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, लेकिन इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। जो चुनाव करवाती है और फिर हमें सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। समकालीन दुनिया के हर सरकार, चाहे वह लोकतंत्र हो या ना हो, खुद को लोकतंत्र कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र दिखावटी लोकतंत्र वाले सरकारों को बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यानी कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बीच में जो कि क्या फर्क है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा। काम हमें तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतंत्र सरकार के विषय में जानें। तो समझ गए दोस्त? तो आगे फिर देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे है कि कहाँ पहुँचे, क्या समझे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे और क्या समझे। रेबिंग जो है कि स्कूल से घर गए और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अनप्रसिद्ध व्यक्तियों को कथनों को जमा किया। रेबिंग जो है कि एक बच्चा है, यानी कि छात्र है, वो स्कूल से घर गया, लोकतंत्र के बारे में सोचने लगा, समझने लगा। तो लोकतंत्र के बारे में प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि जान पहचान जो लोकतंत्र से जुड़े हुए, उसके बारे में कुछ साक्ष्य जमा किया। पर उसने इन उक्तियों को कहने या फिर लिखने के नाम पर उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि क्या चाहती हैं कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उनका कितनी अच्छी या उपयोगी है। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र हर व्यक्ति अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। क्या देता है? लोकतंत्र जो है कि हर व्यक्ति को अपना शोषक, यानी कि अपना बन जाने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट में है, लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तियों के न्यायपालिका की लोकतंत्र को संभावना बनाती है, लेकिन अन्य के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरत
बनाता है। चौथा पॉइंट है आपका लोकतंत्र शासन ऐसा तरीका है, लोकतंत्र का शासन जो है कि एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करती है कि हम जैसे सरकारों को लायक है वैसे सरकार ही हमें पर शासन करें। पांचवा पॉइंट है आपका लोकतंत्र की सारी बुराई की और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र का ही सारा जो समस्या है, सारा जो है कि बुराइयां हैं या अधिकांश जो है कि लोकतंत्र का सारा समस्या को लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। चलिए आगे क्या बोलता है, आइए आगे पॉइंट है लोकतंत्र की विशेषता। क्या है लोकतंत्र की विशेषता? तो इस प्रकार लोकतंत्र की हम लोग परिभाषा देख लिए। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है, यानी कि लोकतंत्र जो है कि एक शासन यानी कि सरकार का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है, यानी कि जिसमें जो है कि जनता जो है कि शासक को चुनाव करती है, यानी कि आदमी जो है कि लोकतंत्र जो है कि शासक को चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, यानी इससे जो है कि अनेक सवाल जो है कि खड़ा होता है, सवाल जवाब होता है जनता और शासन के बीच। आइए देखिए क्या बोलता है। इस परिभाषा के अनुसार देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? जो ऊपर में परिभाषा देखिए यानी कि उसके बारे में जिक्र कर रहा है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, यानी कि सरकार कौन है। किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक शासक किसको बोलेंगे, किन अधिकारियों को चुना हुआ, यानी कि उसका शर्त क्या है। लोकतंत्र वे कौन सी फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, किस तरह के चुनाव को लोकतंत्र चुना कहते हैं, यानी कि किसको हम लोग लोकतंत्र चुना कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतंत्र कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र सरकार किसको बोलेंगे, उसके क्या क्या शर्त हो सकते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, कौन लोग शासन चुना कर सकते हैं, यानी कि लोकतंत्र का जो है कि शासन कौन लोग चुना कर सकते हैं। खुद को शासक चुने जा सकते हैं क्या? इसमें प्रत्येक नागरिक बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है क्या? कोई लोकतंत्र व्यवस्था अपने आप कुछ नागरिक को इस अधिकार से वंचित कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है। लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्षण रेखाओं में बांधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नागरिक के कुछ अधिकारों को आदर करना चाहिए। इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या लोकतंत्र जो है कि शासन की व्यवस्था जो है नागरिकों के कुछ अधिकार यानी कि नागरिक के अधिकार यानी कि जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को क्या उसका आदर करना चाहिए। तो इस चीज के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। आइए कुछ आगे देखते हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब के बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो पहला विचार क्या है, देखिए
पहला विचार है प्रमुख फैसले और निर्वाचन नेताओं को हाथ, यानी कि पहला विचार है कि प्रमुख फैसला लेता है और चुना हुआ सरकार को, यानी कि निर्वाचित के है तो चुना हुआ सरकार, नेताओं का हाथ क्या होता है, उसका कार्य क्या क्या होता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 के सैनिक तख्त पलट अगुवाई की। कहाँ पर? पाकिस्तान में। क्या नाम था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। क्या की? तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतंत्र के ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। कौन घोषित किया? क्या नाम था? पाकिस्तान के जनरल परवेज ने। यह क्या किया? 1999 में सैनिक का तख्ता पलट कर दिया, यानी कि जो कि राजशाही या फिर राजतंत्र चल रहा था वहां पर पलट दिया गया, यानी कि लोकतंत्र ला दिया गया। उखाड़ फेंकने के खुद का देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति का घोषित किया। कौन घोषित किया? तख्ता पलट किया। बाद में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति का घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर, यानी कि जनता के द्वारा संग्रह कराकर, यानी कि जनता के माध्यम से वोट कराकर अपने कार्यकाल का 5 साल के लिए बढ़ा लिया गया। यानी कि ये जो है कि अपने कार्य के लिए जो है कि 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुना करके 5 साल के लिए बढ़ा लिया गया। पाकिस्तान में मीडिया, मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया। तो इसके लिए वह मीडिया हो गया वहाँ का पाकिस्तान का, और मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए कुछ काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनता संग्रह एक धोखेबाजी है। क्या बोला? जनता के द्वारा जो कि संग्रहण किया गया वो एक धोखेबाजी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। क्या किया गया? बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, क्या नाम है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। क्या किया? पाकिस्तान को संविधान को बदल डाला। और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इन कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए हैं और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना अधिकारियों की जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो इस प्रकार पाकिस्तान में फिर एक लोकतंत्र जनसंग्रह किया गया। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान के लोकतंत्र ने कहने के अनेक ठोस कारण थे, लेकिन यह सिर्फ एक कारण भी ही चर्चा करते रहते। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपनों शासकों का चुनाव किया? पाकिस्तान के लोग अपने शासकों का चुनाव किया, यानी कि पाकिस्तान की जनता, वहाँ के लोगों अपने नेताओं को, अपने सरकार को चुना किया।
हम ऐसे नहीं कर सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे। अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशाफिर के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्था में होता है। वह औपचारिक रूप से चुने हुए संसद और सरकार होते हैं, पर असली सत्ता में लोगों को हाथ में होती हैं, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देश असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती हैं और ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग तो जनता शासन को चुनते हैं, लेकिन उसका ऊपर जो है कि सरकार जो है होता है, जो ऊपर का सरकार जो जिसका पास सभी पावर होता है, वह जनता को आवाज़ को नहीं सुनता है, दबा देता है। तो वही चीज़ यहाँ बता दिया जाता है। नाम के तो जनता के द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन ऊपर का तानाशाही है वो राजतंत्र है, यानी कि वह नीचे का सरकार के आवाज़ों को नहीं सुनता है। वह अपनी मनमानियाँ के तरह के यानी कि अपने अनुसार वह शासन करता है। आगे क्या बोलता है, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं, यानी कि लोकतंत्र का पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र का पहली विशेषता, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जिसको आप लोग चुने हैं, जिसको आप लोग सरकार बनाए हैं, उसी के पास अंतिम निर्णय का शक्ति होता है, यानी कि जो लोकतंत्र की बातों को सुन सके। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रहेगा। अगला पार्ट हम लोग कल अध्ययन करेंगे, क्या कि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव की मुकाबला। कौन सा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मुकाबला। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।